सो फाइनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने बिजनेस में 4 वर्टिकल्स पे काम करेंगे, जिसमें से पहला होगा उनका एज यूजुअल लैंडिंग वाला बिजनेस, सेकंड होगा एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस जहां पर वो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करेंगे, थर्ड होगा उनका इंश्योरेंस का बिजनेस और फोर्थ होगा डिजिटल पेमेंट का बिजनेस। अब इस अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले ही जियो फाइनेंशियल्स ने अनाउंस किया था कि वो अपना जॉइंट वेंचर निकाल रहे हैं वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, जिसका नाम है ब्लैक रॉक। और ये जॉइंट वेंचर 50-50 जॉइंट वेंचर होगा, जिसमें ये दोनों ही कंपनीज मिलकर इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें वर्क करेंगे। और इन सारी अनाउंसमेंट के चलते सोशल मीडिया से लेकर न्यूज लेटर तक हर जगह आपको यही बात देखने को मिलेगी कि किस तरह जियो फाइनेंशियल्स आने वाले टाइम में एएमसी, इंश्योरेंस और डिजिटल पेमेंट्स की जो इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब कर देगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये आपको केवल एक वन साइडेड स्टोरी ही बताई जा रही है। एंड पास में जिस तरह जियो ने हैवी ऑफर्स और डिस्काउंट से थ्रू टेलीकॉम और जो रिटेल इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब किया, वो सेम टैक्टिक्स इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। बिकॉज इंडिया में जो म्यूचुअल फंड जैसी इंडस्ट्रीज हैं वो काफी डिफरेंटली वर्क करती हैं ओवरऑल वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज से, और इनमें अपने खुद के यूनिक चैलेंजेस हैं। और बात करो ब्लैक रॉक की, तो लेट मी टेल यू, ब्लैक रॉक ये पहली बार नहीं है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है। पास में एक और बार ब्लैक रॉक ट्राई कर चुका है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्रैक करने का, बट वो फेल होकर इंडिया से एग्जिट भी ले चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारी इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट डिफरेंट चैलेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। एंड इवन फॉर द कंपनी लाइक जियो, जिनके पास माना जाता है कि काफी डीप पॉकेट्स है, उनके लिए भी इन सारी इंडस्ट्रीज में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना काफी मुश्किल होने वाला है। और अगर उन्होंने ऐसा कर भी लिया तो ये करने में उन्हें एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के लैंडिंग के बिजनेस के बारे में बात करें तो इस बिजनेस सेगमेंट पे हम ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, जहां पर हमने कंपनी के बिजनेस के चैलेंजेस, कंपटीशन एंड इसके आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया है। सो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस वीडियो को पहले देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो कमिंग टू द सेकंड सेगमेंट, दैट इज एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस। तो इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे पहले हम उसी न्यूज से डिस्कशन कर लेते हैं जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक का जो ज्वाइंट वेंचर हो रहा है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पहली बार नहीं है कि ब्लैक रॉक इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा है। इससे पहले भी ब्लैक रॉक पास्ट में डीएसपी बैंक के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया था, बट इधर प्रेजेंट कुछ वेरियस चैलेंजेस को देखते हुए उन्होंने इस पूरे मार्केट से एग्जिट ले लिया। तो सबसे पहले हम ब्लैक रॉक के ही फेलियर के रीजन से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना इतना ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए, ब्लैक रॉक एक डेटा ड्रिवन सिस्टमैटिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्क करती है, जहां पर इनके जो सारे फंड मैनेजर्स होते हैं एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं। बट जब ये इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो बाकी इंडस्ट्री से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर ये पूरी ही जो इंडस्ट्री है वो फंड मैनेजर के थ्रू डोमिनेट की जाती है। एंड यहाँ पर जो नॉर्मल पब्लिक है उसे इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्टिकुलर जो फंड है उसमें जो AUM है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ रहा है कि नहीं, या उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं। ऑल दे केयर अबाउट कि पिछले 1 से लेकर 3 साल तक का जो डेटा है उसमें कंपनी ने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। और अगर उस पूरे ही ड्यूरेशन में कंपनी के रिटर्न्स बाकी सारी कंपनीज को बीट नहीं करते और टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं आते, क्विकली लोग उस फंड से दूसरे फंड में जल्दी अपने आप को स्विच कर लेते हैं। एंड किसी भी नई कंपनी के लिए एकदम से मार्केट में आके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली रिटर्न्स के मामले में आउट परफॉर्म करना इज नॉट एन इजी टास्क। डजंट मैटर कि कंपनी के पास कितने ज्यादा स्किल्ड फंड मैनेजर्स हैं। नाउ देयर सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज मार्जिन प्रॉब्लम। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 5% के अराउंड से ग्रो कर रही थी। एंड इस ग्रोथ में भी जो मैक्सिमम पोर्शन था वो फिक्स इनकम एसेट्स का था। अब प्रॉब्लम ये थी कि फिक्स इनकम एसेट्स में कंपनी के जो मार्जिन थे वो काफी कम थे, और मार्जिन के कम होने के बावजूद कंपनी की जो बिजनेस डेवलपमेंट कॉस्ट आ रही थी फिक्स इनकम एसेट्स में वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इधर कंपनी के लिए सस्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। एंड इसके अलावा भी इन सारी जो फंड्स थे, इनको जो मैनेज करने वाले फंड मैनेजर थे, उनकी जो सैलरी थी वो लगभग हाफ थी एज कम्पेयर टू वो जो सेम सैलरी इन सेम फंड मैनेजर्स को इंडिया के बाहर दिया करते थे। और इन सारे जो फंड मैनेजर्स थे इनकी जो सैलरी थी वो अलाइन नहीं हो पा रही थी, और वो लोग हायर सैलरीज मांग रहे थे। और दूसरी तरफ कंपनी के जो मार्जिन थे वो भी इनकी फिक्स इनकम एसेट्स के ज्यादा होने की वजह से कम होते जा रहे थे। इस वजह से कंपनी के लिए सस्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। एंड देयर थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट भी कर लें कि जो फंड थे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो एवरेज थी एज कम्पेयर टू अदर फंड, फिर भी अगर आपकी फंड की परफॉर्मेंस एवरेज है तो दूसरी तरफ आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जहां पर हम बात करें ब्लैक रॉक की, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उनका डीएसपी के साथ जॉइंट वेंचर था, तो डीएसपी एक ऐसी फर्म थी जिनका जो प्रेजेंस था वो मोस्टली टायर 1 सिटीज में था। अब इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा अजीब है। इट्स बिकॉज इधर जो कई सारे SIPs है वो उन लोगों की चलती है जो कि अपने डायरेक्ट बैंक के थ्रू SIPs चलाते हैं। एंड उसका भी रीजन ये है कि जो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं वो अपने पर्सनल कनेक्शंस के चलते उन सामने वाले पर्सन को थोड़ा बहुत पुश करते हैं, एंड इसके चलते वो बैंक के साथ ही जो अपनी SIPs है उनको खुलवा लेते हैं। एंड इसी वजह से इंडिया में कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक के या ICICI बैंक के, जिनके रिटर्न्स भले ही बहुत ज्यादा अच्छे ना हो, बट फिर भी बिकॉज उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अच्छा है वो इंडियन मार्केट में सस्टेन कर लेंगे। एंड अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक की, तो मैं इस बात को मानता हूं कि जियो की जो ब्रांड वैल्यू है उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट इन्हें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इनके लिए 2 जो पैरामीटर्स है, यानी सबसे जो पहला आता है रिटर्न्स,
उसमें इनको 1 से 3 सालों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि रिटर्न्स के मामले में अच्छा परफॉर्म करे। और सेकेंडली, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके केस में भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जो भी पेनिट्रेशन है वो लिमिटेड है और काफ़ी ज़्यादा भी डीप नहीं गया है बाकी सारी कंपनी से कंपैरिजन में। तो इन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, जिसके लिए एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लग जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, इसके अलावा भी ज़ीरोधा, जो कि ब्रोकरिंग इंडस्ट्रीज में वन ऑफ द किंग माना जाता है और जो कि इंडिया की जो डीमैट अकाउंट की इंडस्ट्री है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, वो भी अपनी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें एंटर कर रहे हैं और अपने खुद के म्यूचुअल फंड्स लेके आ रहे हैं, जो कि इन सारी कंपनीज लाइक जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी जो कि इस इंडस्ट्री में नए नए आने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा कंपटीशन देने वाली है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये बात एकदम सच है कि इंडिया में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इंडिया की जो इंश्योरेंस डेंसिटी है, यानी जो पूरी पॉपुलेशन है उस पर जो ओवरऑल प्रीमियम है उसका जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। बट स्टिल इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में अपने खुद के कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ये पूरी ही इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हैवीली रेगुलेटेड रहती है। यानी जिस तरह पास में जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में हैवी डिस्काउंट्स के थ्रू या हैवी ऑफर्स के थ्रू तेजी से मार्केट शेयर को एक्वायर किया था, वो सेम टैक्टिक्स जियो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं अप्लाई कर सकता, बिकॉज इस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं ओवरऑल जो कस्टमर्स को बेनिफिट दिए जाते हैं उनमें एक लिमिटेशन है जिसको कोई भी कंपनी एक्सीड नहीं कर सकती। इस इंडस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट चैलेंज ये है कि इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, इनमें जो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज, इसके जो सारे ही प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं एंड जब कस्टमर लंबे टाइम तक अपने प्रीमियम्स को टाइमली पे करता है एंड इसके अकॉर्डिंग ही क्लेम्स लिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का जो कैश फ्लो है वो मैनेज होता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है। एंड इसीलिए इस इंडस्ट्री में जो पहले से एस्टेब्लिश प्लेयर हैं उनके लिए ग्रो करना और सस्टेन करना काफी ज्यादा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू दोज कंपनीज जो कि इस इंडस्ट्री में नहीं आती हैं। एंड बात करोगे अब जियो फाइनेंशियल की, तो उन्होंने तब इंश्योरेंस सेक्टर का जो लाइसेंस है वो भी नहीं लिया है। एंड थर्डली वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहले आते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सेकंड आते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। पहले अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें तो इनका जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और जब भी इंसान कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने जाता है तो सबसे पहले वो ब्रांड वैल्यू के साथ साथ कई सारी चीज़ें चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो कैसा है, मार्केट में जो रेपुटेशन है वो कैसी है। अब मैं मानता हूँ कि जियो एज अ ब्रांड की ओवरऑल रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, बट फिर भी शुरुआती स्टेजेस में जब शुरुआत के 2-3 साल कंपनी मार्केट में आएगी, उस पर्टिकुलर साल में कंपनी के पास कस्टमर रिलेटिवली काफ़ी कम जाएंगे, बिकॉज इनके पास जो क्लेम सेटलमेंट वगैरह का जो रेशियो और जो हिस्ट्री है वो पहले से मेंटेन नहीं होगी। एंड इसीलिए शुरुआती फेज में इनका जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ होगी वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है। एंड इवन इस इंडस्ट्री में अगर आप टॉप प्राइवेट प्लेयर्स लाइक HDFC लाइफ या ICICI लाइफ इंश्योरेंस की जो शेयर प्राइस है उनकी परफॉर्मेंस को देखोगे इन लास्ट 5 ईयर्स, तो वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्लो रही है। जिसका मतलब सिंपल सा है कि ऐसे प्लेयर जो कि पहले से स्टैब्लिश भी है वो भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। एंड लास्टली अगर हम बात करें नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट यानी व्हीकल इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स की, तो इसमें भी कंपनी को बजाज फाइनेंस जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो पेनिट्रेशन है वो काफी अच्छा खासा है, इनसे अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा इन मार्केट। एंड लास्टली अगर हम कंपनी के डिजिटल पेमेंट वाले सेक्शन पे बात करें तो इस सेक्शन में मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का जो गेम प्लान है वो एकदम सिंपल सा रहेगा, बिकॉज इस पूरी ही इंडस्ट्री में अगर आप एग्जिस्टिंग स्टैब्लिश प्लेयर्स फॉर एग्जाम्पल फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ या भारत पे जैसी कंपनीज को देख लोगे जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है, इन सारी कंपनीज में आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि ये कोई भी कंपनी अपना जो कोर पेमेंट का बिजनेस है, डिजिटल पेमेंट का बिजनेस है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं कर पाई है। जहां पर फोन पे ने प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने के लिए आज के टाइम इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया है। वहीं पर बात करोगे आप पेटीएम की, तो पेटीएम ने अपने साउंड बॉक्स के थ्रू एक मर्चेंट्स का नेटवर्क बना लिया है जहां पर वो मर्चेंट्स को स्मॉल लोन्स देके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट कर रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग जियो भी अपने इस पूरे डिजिटल पेमेंट के सेक्शन को क्रॉस सेलिंग के लिए यूज करेगा, जहां पर सबसे पहले वो फोन पे की तरह मेथड यूज करेंगे अपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए। एंड सेकेंडली वो भारत पे और पेटीएम का मेथड यूज करेंगे, जहां पर हमने रिसेंटली मार्केट में न्यूज भी सुनी थी कि जियो अपने साउंड बॉक्स लेके आएगा एंड जल्दी जल्दी उनको डिस्ट्रीब्यूट करके अपना एक मर्चेंट का नेटवर्क बनाएगा एंड उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनको स्मॉल लोन्स देगा, जिसके बेस पे वो आगे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने का प्लान करेंगे। नाउ इस पूरी चीजों पे अगर आप मेरा टेक जानो तो वो एकदम सिंपल सा है कि भले ही जियो फाइनेंशियल के बाद जियो की एक ब्रांड वैल्यू है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पास में लोगों ने जैसे काफी सारी इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया उतना ही इजीली इसको भी डिसरप्ट कर देंगे। इस पूरी इंडस्ट्रीज में ये जो बिजनेस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन भी किया, इनको डिसरप्ट करना या इन पर नाम बनाना काफी टाइम टेकिंग है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अगले 1 से 1.5 साल कंपनी की ग्रोथ देखूंगा इस पर्टिकुलर सेक्शन और देखूंगा कि इस पूरे ही सेक्शन में किस तरह से अपने आप को अप्रोच करते हैं और अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। एंड फिर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान करूंगा। एंड मेरे ये करने के पीछे रीजन एकदम सिंपल सा है, बिकॉज जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी जो कि अभी मार्केट में नई आई है और अपने काफी सारे बिजनेस सेगमेंट को अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, ऐसी कंपनी से मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। यानी कल को मान के चलिए मार्केट में अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है जिसके चलते मार्केट में तेजी से फॉल देखने को मिलता है, तो ऐसी कंपनी जिनके पास अभी मार्केट में अपना जो बिजनेस है उसका प्रेजेंस ठीक से नहीं है, इन कंपनीज में आपको काफी बड़े लेवल में फॉल देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दोस्त कंपनी जो कि पहले से मार्केट में स्टैब्लिश्ड है। बट स्टिल दिस इज ओनली माई टेक
इस वीडियो को आप केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए। इस पूरे वीडियो पर मेरा काम था कि आपको इस अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिखाना, जो कि आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिल रही। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।